हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कोचिन शिपयार्ड की Q1 रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कंपनी 8 अगस्त को अपने Q1 के रिजल्ट्स को डिस्क्लोज करने वाली है। ये डेट तो मालूम होगा ही, लेकिन देखो डेट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस कैसी है यहाँ पर कंपनी के Q1 रिजल्ट्स को लेकर, सेल्स, प्रॉफिट्स, एबिटा वगैरह किस प्रकार से बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने ये पास्ट की डेटा ओपन की हुई है एंड यहाँ पर अगर हम जून 2023 की बात करें तो जो कंपनी की सेल्स हुई थी वो हुई थी 444 करोड़ की। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं कि ये जो सेल्स है ये जून 2024 में बढ़कर 1012 करोड़ तक जा सकते हैं, ठीक है। 1012 करोड़ अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये 127% का गेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एक्सपेक्टेशंस किए जा रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की सेल्स 127% से बढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो पिछले क्वार्टर में जो कंपनी की सेल्स हुई थी वो हुई थी 1285 करोड़ की। अब यहाँ पर इस बार अगर 1012 करोड़ पर सेल्स आ जाती है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे -17.4% की डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, मेन डेटा होती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया गेन हमें देखने को मिल सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं। अब चलो एबिटा की बात करते हैं। तो दोस्तों एबिटा के अंदर एक्सपेक्टेशंस ऐसे हैं कि 109% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है कि 172 करोड़ तक एबिटा आ सकती है। ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर -22% का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अब चलो नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। तो पास्ट में नेट प्रॉफिट कैसा रहा है, जून 2023 की बात करें यानी कि पिछले साल की Q1 की बात करें तो 109 करोड़ की नेट प्रॉफिट रही थी कंपनी की। अब यहाँ पर इस बार की एक्सपेक्टेशन ये है कि जो नेट प्रॉफिट्स हैं कंपनी की ये बढ़ सकते हैं 48% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम अमाउंट की यहाँ पर बात करें तो 162 करोड़ तक अमाउंट बढ़ सकती है, ये यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है। अगर हम इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट कितनी हुई थी कंपनी की, 265 करोड़ की। तो यहाँ पर अगर 162 करोड़ आ जाती है नेट प्रॉफिट इस बार, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये -28% तक की डिक्लाइन हो सकती है, ठीक है। देखा जाए तो एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी अच्छी है मार्केट की। जो रिजल्ट है कंपनी के Q1 की, ये अगर इसी प्रकार से आती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भले ही डिक्लाइन है, लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमारे लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर ऑन ईयर की डेटा होती है। एंड ईयर ऑन ईयर के अंदर हमें काफ़ी बढ़िया एक्सपेक्टेशंस देखने को मिल रहे हैं मार्केट की। अगर इस अकॉर्डिंग आ जाती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, या फिर इससे भी बेटर अगर आ जाती है रिजल्ट तो और भी अच्छी बात होगी। लेकिन इसके विपरीत अगर आती है तो बहुत ही ज़्यादा करेक्शंस हमें देखने को मिल सकते हैं इनके स्टॉक प्राइस के अंदर। अब देखो यहाँ पर इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस क्यों हैं ये भी डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि देखो कंपनी के अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो ये ऑल टाइम हाई पर पहुँचे हुए हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी रीज़न है। एंड सप्लाई चेन के अंदर भी इम्प्रूवमेंट हुए हैं। फिर यहाँ पर एग्जीक्यूशन की बात करें तो एग्जीक्यूशन में भी तेज़ी हमें देखने को मिल रहे हैं कंपनी के अंदर। तो ये कुछ रीजंस हैं, इसके वजह से मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर Q1 रिजल्ट को लेकर। अगर इस प्रकार से चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है वाकई में या फिर इससे भी बेटर, तो फिर हम स्टॉक प्राइस के अंदर बढ़िया तेज़ी देख पाएंगे। अब दोस्तों देखो इन्वेस्टर्स यहाँ पर थोड़े से परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर हाई के लेवल्स पर बाइंग कर रखे थे
और स्टॉक के अंदर करेक्शन आ रही है। वैसे बहुत ज़्यादा गिरावट तो आई नहीं है, लेकिन परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने हाई के लेवल्स पर बाइंग कर रखा है, वो भी बल्क में बाइंग किया है, तो ओवरऑल लॉसेज भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, जाहिर सी बात है। अब ऐसे में वो लोग सोच रहे हैं कि बस किसी तरह से स्टॉक का प्राइस बढ़ जाए और हमारा जो लॉस है ये रिकवर हो जाए तो हम निकल जाएंगे, एग्जिट कर लेंगे। तो अगर रिजल्ट बढ़िया आती है तो स्टॉक के अंदर रिकवरी आ सकती है, फिर अगर आप निकलना चाहो तो निकल सकते हो, ये टोटली आपकी पर्सनल चॉइस है। यहाँ पर मैं आप सभी को कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आगे आपको अपनी खुद की भी स्टडी, खुद की भी एनालिसिस करनी है, या फिर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करना है, एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेना है बाय या सेल की, ठीक है। अब देखो कंपनी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो कंपनी खराब नहीं हुई है, जो गिरावट आए हैं ये कुछ एक्सटर्नल रीजंस की वजह से आए हैं। अब देखो रिजल्ट अगर बढ़िया आती है तो रिकवरी आ सकती है, लेकिन अगर खराब आ गई, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को जो हमने अभी डिस्कस किया उस प्रकार से रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो फिर स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा करेक्शंस भी हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर यहाँ पर जो ये सपोर्ट के लेवल्स हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। पहला सपोर्ट तो यहाँ पर है 2447 का, फिर 2207 का, फिर 1888 का। तो ये कुछ सपोर्ट के लेवल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पर अगर कोई फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, फर्स्ट एसआईपी करना चाहते हैं, तो ये सपोर्ट के लेवल पर कर सकते हैं। अगर उनको ये कंपनी पसंद है, फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं, कंपनी की ग्रोथ के ऊपर उनको भरोसा है, पूरे कंपनी के ऊपर कहें तो उनको अगर भरोसा है और इस वजह से अगर वो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, तो ये जो 2447 का प्राइस है यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, फर्स्ट एसआईपी कर सकते हैं, बल्क में बाइंग बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इस सपोर्ट पर लगभग 17 से 18% का डिस्काउंट मिल जाएगा 52 वीक हाई के लेवल से, देखा जाए तो चलो ठीक है फर्स्ट एसआईपी के लिए। फिर और भी ज़्यादा अगर स्टॉक के अंदर करेक्शन आता है, फिर ये सपोर्ट तक अगर प्राइस आ जाता है जो कि है 2207 का, तो फिर यहाँ पर हम सेकेंड अमाउंट एड ऑन करेंगे। इस प्रकार से हम एसआईपी के साथ करके चल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं अपना पर्सनल व्यू भी शेयर करना चाहूँगा इस स्टॉक से रिलेटेड। देखो पर्सनली मुझे ये स्टॉक ज़्यादा कुछ खास नहीं लगती है, इसके कंपैरिजन में मुझे मज़गांव डॉक ज़्यादा बेटर लगती है। वहाँ पर मुझे कंसिस्टेंसी ज़्यादा देखने को मिल जाती है अच्छी तरह से, एंड एक्चुअली वो जो कंपनी है वो इससे बड़ी कंपनी है, ठीक है, फिर भी वहाँ पर कंसिस्टेंसी हमें ज़्यादा अच्छे तरह से देखने को मिल रही है। क्यों? अब ऐसा क्या है, क्या ये जो कंपनी है ये खराब है? बिल्कुल नहीं। ये जो कंपनी है ये लार्ज वेजल्स बनाते हैं, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं या फिर और भी बड़े बड़े जो जहाज होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। अब उस प्रकार के जो ऑर्डर्स हैं वो जनरली मिलती नहीं है जल्दी, और मिलती है तो बहुत ही बड़े अमाउंट की मिलती है। तो इस वजह से इनको ऑर्डर्स लगातार कंटिन्यूअसली नहीं मिल पाते हैं, जिस प्रकार से मज़गांव डॉक, गार्डन रिसी बिल्डर्स इनको मिलते रहते हैं, ठीक है, उस प्रकार से यहाँ पर नहीं मिलते हैं। बाकी देखो एक फुल कंपैरिजन वीडियो मैंने बनाया हुआ है पहले ही, जिसे मैंने मज़गांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड एंड गार्डन रिसी बिल्डर्स इन तीनों को कंपेयर किया है, एंड उस वीडियो को अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो। लास्ट में एंड स्क्रीन पर वो वीडियो दे दूंगा, साथ ही साथ ऊपर आई बटन पर दे दूंगा। तो यहाँ पर देखो फंडामेंटल्स की बात करें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम मज़गांव डॉक के मुकाबले में देखें तो ज़्यादा बेटर मुझे नहीं लगता है, लेकिन ओवरऑल ठीक है, उसके मुकाबले में मुझे ज़्यादा ठीक नहीं लगता है। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी हमें देखने को नहीं मिलता है। देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, 2819 करोड़, फिर 3190, फिर 2330 और फिर 3645। इस प्रकार से फ्लक्चुएशंस हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर। इस वजह से पर्सनली मैं अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की कोई भी डिसीजन नहीं लिया हूँ। एंड अगर यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की डेटा देखें तो यहाँ पर भी कुछ खास हमें देखने को नहीं मिलता है। जबकि मज़गांव डॉक जो है इससे बड़ी कंपनी है, लेकिन वहाँ पर मुझे ये जो परसेंटेज है ये बढ़िया तरीके से देखने को मिल जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कुछ खास नहीं है, भले ही स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, मज़गांव डॉक के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पर बने हैं। पिछले एक साल की बात करें तो लगभग 700% के रिटर्न्स यहाँ पर बने हैं इन्वेस्टर्स के, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रिटर्न देखकर कोई स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से अभी तो मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही कन्विक्शन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आगे चलकर देखेंगे अगर कंपनी के अंदर सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से देखने को मिल जाए तो फिर मैं इन्वेस्टमेंट की सोच सकता हूँ। अब दोस्तों देखो ऐसा नहीं है
कि मुझे मझगांव डॉक ज़्यादा बेटर लग रहा है इसके मुकाबले में, तो ये जो कंपनी है ये एकदम बेकार हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कंपनी है ये भी बहुत ही बढ़िया कंपनी है एंड इनको भी ऑर्डर्स जब मिलते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके के ऑर्डर्स मिलते हैं। जैसा कि अभी हमने बोला कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह या फिर बहुत ही बड़े-बड़े जहाज़ ये कंपनी बनाती है एंड आगे चलकर एक और हमारे भारत में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनने वाली है, इस प्रकार की न्यूज़ आ रही है। हमने काफ़ी टाइम पहले डिस्कस भी किया था, जिसका नाम होने वाला है आईएनएस विशाल आई थिंक, ठीक है। तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा हमारा, तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर जब बनेगा तो ऐसी न्यूज़ आ रही है कि वो यही कंपनी बना सकती है, कोचिन शिपयार्ड, क्योंकि जो पिछला एयरक्राफ्ट कैरियर बना था वो इसी कंपनी के द्वारा बना था, आईएनएस विक्रांत। और नेक्स्ट जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनने वाला है हमारे देश में वो यही कंपनी बना सकती है, इस प्रकार की न्यूज़ आ रही है, ठीक है। तो देखो, कंपनी की जो सेल्स एंड प्रॉफिट्स हैं उनके अंदर थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है हमें। इस वजह से मुझे मझगांव डॉक ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि वहाँ पर फ्लक्चुएशंस ज़्यादा नहीं है और जो कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा उठा-पटक ज़्यादा है। इस वजह से मुझे मझगांव डॉक ज़्यादा बेटर लगता है। बाकी और कुछ बड़ी रीज़न्स नहीं हैं। तो कंपनी ये भी बढ़िया है। अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि अब आप लोग सेल करके निकल जाओ, बिल्कुल नहीं। अगर आपको अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस के अनुसार ये कंपनी ज़्यादा बेटर लगती है तो आप इसके साथ बने रह सकते हो। हो सकता है कि आपको मझगांव डॉक के मुकाबले में ये जो कंपनी ये ज़्यादा बेटर लगे, या फिर जीआरएससी ज़्यादा बेटर लगे, गार्डन रिच बिल्डर्स, क्योंकि वो कंपनी भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, ठीक है। तो सबकी अपनी-अपनी स्टडी, अपनी-अपनी एनालिसिस होती है, अपने-अपने कन्विक्शन होते हैं, तो उसके अनुसार लोग अपने-अपने स्टॉक्स को चुनते हैं, ठीक है। बाकी ये कंपनी भी बढ़िया है, हो सके तो आगे चलकर इसके अंदर भी कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिलने लगे एंड आगे चलकर हो सके तो ये मझगांव डॉक को भी पीछे करके आगे निकल जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो, कोचिन शिपयार्ड स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।